ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में क्रिश्चियन राष्ट्रीय मोर्चा कार्यक्रम का आयोजन 6 नवंबर को अंबिकापुर के राजमोहिनी देवी भवन में किया जाना था, लेकिन जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं देते हुए शासकीय कार्यक्रम का आयोजन होने की बात कही। इसके बाद इस कार्यक्रम का आयोजन क्रिश्चियन समाज के द्वारा अंबिकापुर के गंगापुर रजवार समाज भवन में आयोजित किया गया, जहां क्रिश्चियन समाज और रजवार समाज के बीच विवाद देखने को मिला। इधर भारी संख्या में पुलिस और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जहां क्रिश्चियन समाज के द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम को जिला प्रशासन ने बंद करा दिया। इधर क्रिश्चियन समाज के प्रमुख ने बताया कि हमारे द्वारा क्रिश्चियन समाज का महाधिवेशन रखा गया था और आरोप लगाया गया कि भाजपा और आरएसएस के लोगों द्वारा इस कार्यक्रम को बंद करा दिया गया। वहीं दूसरी तरफ रजवार समाज के द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों द्वारा आकर कहा गया कि 50 लोगों की सभा करना है, लेकिन देखते ही देखते हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद रजवार समाज ने इसकी शिकायत एसपी कार्यालय और सरगुजा से कलेक्टर से की। अभी जो राजमौली में हमारा प्रोग्राम होने वाला था, उस प्रोग्राम की हमने पैसा भी भरा था 14,000, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ आरएसएस बीजेपी के लोगों के माध्यम से उसका विज्ञापन कलेक्टर को दिया गया। परिवर्तन के इस मुद्दे पर लेके उन्होंने छुट्टी कंप्लेंट कलेक्टर को दी और इस तहत प्लानिंग करके हमारा प्रोग्राम कलेक्टर ने और वहां के निगम ने दूसरा सरकारी प्रोग्राम लगा दिया, इसलिए वहां का प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो गया। ये कार्यक्रम के विषय में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं जिला सरगुजा का संचालक प्रवक्ता हूँ और इस कार्यक्रम के बारे में किसी से कोई बात नहीं हुई है। यहाँ जो धर्मशाला में जो लड़के लोग रहते हैं उनसे लोग आके बात की है कि 10-15 लोगों का एक छोटा सा मीटिंग रखेंगे। ये तो धर्मशाला के लड़के लोग ही बताएंगे, वो समाज कुछ नहीं पूछे वहाँ पर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर से अगली खबर, जहां हिट एंड रन का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें, कार की टक्कर से 15 फुट उछलकर 28 साल का मासूम गिरा है। स्कूटी सवार पति पत्नी को मारी जोरदार टक्कर मारने के बाद रईसजादे ने मासूम बच्चे की जान ली। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी से मासूम को रौंदा। दूर गिरे पति पत्नी और उनकी गाड़ी पर चढ़ा दी स्कॉर्पियो। जबलपुर के उखरी तिराहे के पास बीती रात की यह घटना हुई। हिट एंड रन का ये मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। वीडियो में कार सवार मासूम को रौंदते हुए नजर आया। वहीं हादसे से आक्रोश में इलाके के लोग पुलिस थाने का घेराव करने पहुंचे और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते नजर आए। मासूम की मौत के साथ ही माता पिता को भी गंभीर चोटें आई हैं। जबलपुर के तमराहाई इलाके का रहने वाला है परिवार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गाड़ी को जब्त किया है। आरोपी स्कॉर्पियो सवार की तलाश में है। एक दुखद घटना हुई जिसमें एक 3 साल कल देर रात एक दुखद घटना हुई जिसमें एक 3 साल की बालिका का एक्सीडेंट में डेथ हुआ है। उसमें जो गाड़ी के द्वारा हादसा किया गया है वो गाड़ी पकड़ ली गई, थाना कोतवाली का प्रकरण है। बाकी जो चालक था उसकी तलाश के लिए हमारी टीमें लगी हैं और लगातार प्रयास कर रही हैं उसको पकड़ने के लिए। उम्मीद है कि जल्दी पकड़ लिया जाएगा और जो परिजन हैं, बाकी उनके जो अन्य साथ के लोग हैं, उन सभी को इस बारे में आश्वस्त किया गया है। जो सीएसपी स्थानीय मौके पर हैं और लोगों के संपर्क में हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में डेंगू लगातार पैर पसारता जा रहा है। मंदसौर, नीमच, इंदौर, भोपाल में हालात कुछ ज़्यादा ही खराब हो गए हैं। वहीं मंदसौर में डेंगू के मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं सरकारी आंकड़ों की अगर बात करें तो 173 पहुंच गया है ये आंकड़ा। हालांकि निजी लैबों के मिलाकर संदिग्ध मरीजों की संख्या 350 के पार पहुँच गई है। इधर त्योहारी सीजन के बाद जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। पर्ची काउंटर से लेकर जिला चिकित्सा के केबिन तक लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहीं मंदसौर जिले में वायरल बुखार के साथ डेंगू का प्रकोप जारी है। डेंगू के मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, ये हम लोग देख रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी डेंगू के मरीज निकल रहे हैं वहाँ हमारी मलेरिया की टीम पहुँच के और डेली लार्वा सर्वे कर रही है, लार्वा नष्टीकरण कर रही हैं और पूरा हम एक्शन टेकन कर रहे हैं वहाँ पे, ताकि और ज़्यादा मच्छरों का प्रकोप न बढ़े। अब तक मरीज की संख्या क्या है, आंकड़ा ऐसा?
अभी परसों तक के हमारे 173 डेंगू के केसेस हो गए हैं। अभी 1-2 रोज़ की रिपोर्ट आनी बाकी है। इस संबंध में हमने सभी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स को भी अलर्ट कर दिया है। वहाँ की सभी ब्लॉक की टीमें अपने क्षेत्र में जहाँ पे संख्या मरीजों की जैसे डेंगू की ज़्यादा निकल रही है। डेंगू के अभी तक 173 केसेस हैं। डेंगू चूँकि वायरल डिसीज़ है और ये समय है थोड़ा वायरल डिसीज़ का तो रहती है, पर डेंगू में घबराने की बात नहीं रहती है। लगभग 5 से 7 दिन फीवर रहता है और ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ है और डॉक्टर की सुपरविज़न में ये बिल्कुल क्योरेबल है। लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है। मेरी अपील है आमजन से कि इस समय थोड़ा मॉस्किटो बाइटिंग से बचें और घर में अगर पानी भर के रखा हुआ है उसको साफ़ कर लें, क्योंकि उसमें जो लार्वा होता है वह डेंगू की बीमारी, लार्वा से जो मच्छर बनता है वो डेंगू से स्प्रेड हो सकता है। तो लोग ध्यान रखें, मॉस्किटो बाइटिंग से बचें और डेंगू से अपना बचाव करें। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां छठ पूजा को लेकर महिलाओं में दिखा है गजब का उत्साह। पूजा के दूसरे दिन खरना बनाने का किया जा रहा है कार्य। ढोलक की धुन में महिलाओं ने गाय छठ मैया के भजन। के न्यूज से बात कर महिलाओं ने बताई पूजा की उपयोगिता। पति व बेटे की लंबी आयु को लेकर की जाती है ये पूजा। डूबते हुए सूर्य व उगते हुए सूर्य की महिलाएं देती हैं अर्घ। छठ पूजा के दौरान 32 घंटे, आपको बता दें 36 घंटे महिलाएं रहती हैं व्रत। 36 प्रकार की पूजन सामग्रियों की पूजा में प्रयोग होता है। कल डूबते हुए सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य। अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा समाप्त होगी। जिला प्रशासन द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां की गई हैं। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि छठ पूजा 4 दिन चलती है और आज दूसरा दिन खराना का है। खराना को लेकर के यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो आज प्रसाद बनाने का काम कर रही हैं और कल की अगर बात की जाए तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि बताया जाता है कि छठ पूजा में 36 प्रकार के जो फल होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है और प्रसाद के रूप में उसे चढ़ाया जाता है। इसको लेकर के यहाँ पे देखा जा रहा है कि महिलाओं के द्वारा खराना का प्रसाद बनाया जाए, जिसमें पूड़ी सब्जी समेत कई अन्य व्यंजन हैं जिन्हें बनाया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए एक व्रती महिला, इनसे हम जानते हैं कि आखिर किस प्रकार ये पूजा अर्चना की जाती है। आप लोग छठ पूजा करते हैं, किस प्रकार ये पूजा अर्चना होती है और कितना महत्व होता है छठ पूजा का? ये 4 दिवसीय छठ पूजा है और इसमें हम लोग पहले दिन लौकी भात खाते हैं, पूरे दिन निर्जला व्रत रह के, और दूसरे दिन आज जो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग के बीच में है, ये खरना का व्रत है जो नए चावल से और नए गुड़ से बखीर बनता है। और भी कुछ महिलाएं, इनसे हम जानते हैं कि आंटी देखा जाए तो छठ पूजा वर्ष में एक बार आती है, दीपावली के 6 दिन बाद, तो कितना इंतज़ार आप लोगों को छठ पूजा का रहता है? हम लोगों का तो छठ पूजा बीतती है, फिर दूसरे साल का इंतज़ार हो जाता है कि हाँ अगली बार आएगा तो छठ माता से ये मांगेंगे, उनकी पूजा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। हम लोग पहले से तैयारी करने लगते हैं। दीपावली की कम करते हैं पर छठ पूजा की ज़्यादा करते हैं। तो बिल्कुल देखिए, रायबरेली में देखा जाए तो छठ पूजा को लेकर के काफ़ी तैयारियां की जाती हैं और 4 दिनों तक ये चलने वाली पूजा है, जिसमें आपको बता दें कि कल डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, वहीं 8 तारीख को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां की जा रही। वहीं महिलाओं के द्वारा निर्जला व्रत रख करके इस पूजा का समापन भी किया जाता है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। तो फिलहाल देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुख करेंगे अगली अहम खबर का। खबर मुरादाबाद से, जहां मंत्री धर्मपाल सिंह ने चुनावी हुंकार भरते हुए कहा कि कुंदरकी विधानसभा पर विकास और विनाश के बीच चुनाव होगा। कुंदरकी में जनता स्वयं चुनाव लड़ रही। कुंदरकी में चुनाव विनाश और विकास के बीच हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 400 करोड़ रुपए की परियोजना की सौगात दी है। कुंदरकी की जनता को विकास का भरोसा हो गया है, उसे वह इसलिए वह भाजपा को मतदान करेंगे। कुंदरकी विधानसभा का चुनाव कुंदरकी की जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। वो स्वयं चुनाव लड़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। यहाँ चुनाव विकास और विनाश के बीच हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
400 करोड़ की विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास कर दिया है। इसलिए जनता को विकास का भरोसा हो गया है। यहाँ का चुनाव हम रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी आज पर जब डिजिटल फोटो वायरल कर रही है लगातार, ये कह रही है कि टोपी पहन ली है, मतलब टोपी पहन ली है, 2 ही करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, यहाँ के माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी और मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सभी कार्यकर्ताओं के साथ दरवाजे दरवाजे जाकर कुंडी खटखटाने का काम कर रहे हैं। यहाँ मुसलमान का भी मन और मस्तिष्क बदला है। यहाँ जहाँ बैठे हैं ये मुस्लिम कार्यकर्ता का आवास है। उन्होंने बिल्कुल बड़े विश्वास के साथ हाथ उठाकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्वयं मतदान करना और भी मतदान करवाने के लिए प्रयास करना, ये प्रयास हो रहा है। तो यहाँ का जो मुसलमान भी है वो विकास के नाम पर वोट दे रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोगों को पहले से वो देख चुका है, इसलिए यहाँ चुनाव विकास पर ही रामवीर सिंह रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस को हराकर बड़ी जीत हासिल की है, जिसको लेकर लखनऊ के मॉल एवेन्यू स्थित दरगाह ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह उर्फ दादा मियां के मजार पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं ने चादर चढ़ाई और उनके लिए दुआएं की। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमसी आजाद ने अपने साथियों के साथ दादा मियां की मजार पर पहुंचे, जहां उन्होंने अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति की फोटो लेकर मजार पर चढ़ाई और उनकी जीत को लेकर लोगों में खुशियों के साथ रिवड़ियां भी बांटी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता जो है भारत से बहुत मजबूत रहा है। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी जब भारत आए तो यहाँ पर एक जन सैलाब उमड़ा था उनके सम्मान के लिए। हाउडी ट्रंप के नाम से एक कैंपेन किए गए थे, जिसमें बढ़ चढ़ के गुजरात में उनका लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ये लगा कि अच्छी चीज़ है। 2024 के चुनाव में भी मोदी जी को उन्होंने बधाई दी थी, कि अग्रिम बधाई दी थी, जीतने के बाद दोबारा बधाई दी थी। तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो कहीं ना कहीं भारत के लिए कारगर हो रहा है, जिसकी वजह से आज भारत जो है विश्व में 2 ही बड़े नेता जाने जाते हैं। एक तरफ मोदी जी को जाना जाता है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को। तो ये हमारे लिए देश के लिए कारगर है कि कहीं ना कहीं भारत एक विकसित देश के रूप में उभर रहा है और जिसका अमेरिका जो है पूरी तरीके से समर्थन कर रहा है। तो जीत मोदी जी ने भी बधाई दी इसी वजह से। और जब इन्होंने नॉमिनेशन किया था तो उसी वक्त हम लोगों ने यहाँ पर आकर मन्नत मानी थी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज में बीती 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान कुछ विशेष समुदाय के युवकों ने तिरंगा यात्रा निकाल रहे युवक चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में कई दिनों तक कासगंज जनपद में कर्फ्यू का माहौल रहा। वहीं चंदन की हत्या के बाद स्थानीय नेताओं ईटा कासगंज भाजपा सांसद राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया सहित भाजपा के प्रभारी मंत्री ने कासगंज में चंदन को शहीद का दर्जा देते हुए नगर में चौक बनाने की घोषणा की थी। वहीं चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता ने कासगंज की रहने वाली सलीम, वसीम, नसीम, अधिवक्ता मुनाजिर रफी सहित कई लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया था। इंसाफ नहीं मिलने से परेशान चंदन गुप्ता के पिता सुशील गुप्ता लखनऊ में हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि चंदन की मूर्ति को लगे 2 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक चंदन चौक का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इसे नगर पालिका व प्रशासन की कमी कहें या स्थानीय नेताओं का ढुलमुल रवैया, जिससे 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी चंदन चौक अभी तक तैयार नहीं हो सका, जिसको लेकर परिवार के लोगों में नाराजगी। बीते वर्ष पूर्व 2018 में 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा के दौरान कासगंज के चंदन गुप्ता की हत्या हुई थी, जिसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस समय जो मामला है वो NIA कोर्ट में चल रहा है। बीते अक्टूबर माह में 25 अक्टूबर को चंदन गुप्ता के केस की सुनवाई के दौरान जजमेंट होना था, लेकिन हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद उसको 5 नवंबर कर दी गई थी। बीते दिवस 5 नवंबर को भी उसमें केवल सुनवाई हुई है और आज भी सुनवाई इस समय कोर्ट में चल रही है। इसी बीच 5 नवंबर को बीते दिवस चंदन गुप्ता के पिता लखनऊ के हजरतगंज गांधी मूर्ति पर धरना प्रदर्शन किया था। आज मैं उनके माता के पास मौजूद हूँ, चंदन के घर पर पूछते हैं उनसे किस तरह की न्याय की मांग है।
कि आपके पति ने इस समय कल धरना दिया था चंदन गुप्ता को न्याय को लेकर, क्या परेशानी आ रही, क्या बात है? परेशानी क्या है, वहाँ पर NIA कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, उसमें 25 तारीख को जजमेंट होना था, चंदन के लिए न्याय मिलना था, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। और मेरी उम्मीद यही है सरकार से कि जल्दी से जल्दी चंदन को न्याय दें और हाई कोर्ट जो रोक लगाई है उसे हटाएं। हाई कोर्ट ने रोक तो लगा, हट तो गई है, आज भी सुनवाई हो रही है। अब आप क्या चाहती हैं कि चंदन के किस तरह से उनको न्याय मिले और उन लोगों को जो आरोपी हैं उनको क्या डिसीजन होना चाहिए? उनके लिए, आरोपियों के लिए जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और चंदन चौक बन जाना चाहिए। और हमारे साथ सरकार है पूरी तरह से, हमारे सरकारी वकील पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, हिम्मत से लगे हुए हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मैं यहाँ पर हूँ। चंदन के जो चंदन चौक बनाने की आपकी जो मांग है उसको लेकर आपने स्थानीय नेताओं से या किसी से बात की थी? अभी तक तो नहीं हो पाया 2018 से, ऐसा क्यों? सारे नेता लोग हैं जो वो कहते हैं बनेगा बनेगा, हम बनवाएंगे, कभी हम बनवाएंगे। रजनीकांत माहेश्वरी जी भी कई बार बनवाने की स्टार्टिंग की, फिर बंद करवा दिया, फिर बनना। कई बार ऐसे हुआ है कि बनने लगा फिर रोक लगा दी, बनने लगा फिर रोक लगा दी, ये हुआ है। और सब लोग कह रहे हैं कि हम बनवाएंगे बनवाएंगे, बस ये सांत्वना दे देते हैं। चंदन की मूर्ति भी रख दी गई है, फिर भी उसका अनावरण नहीं हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जब चंदन चौक पूरी तरह से तैयार कर दे ये सरकार हमारा, फिर अनावरण जरूर करेगी सरकार, मुझे उम्मीद है। बस ये थी चंदन की माँ, जिन्होंने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा जो रोक लगा दी गई थी अब सुनवाई चल रही है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द से जल्द न्याय मिलेगा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ट्रेनर द्वारा हत्या को अंजाम देने के बाद कानपुर के चर्चित एकता हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस ने आरोपी विमल सोनी को 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। भारी पुलिस बल के साथ आरोपी विमल सोनी को जिला कारागार से बाहर निकाला गया। इसी बीच जिलाधिकारी के आवास पर एक मोटरसाइकिल भी मिली है जो आरोपी विमल सोनी की बताई जा रही है। मोटरसाइकिल पर लिखे नंबर से निकाले गए दस्तावेज में आरोपी का नाम है, जिससे यह माना जा रहा है कि मोटरसाइकिल आरोपी विमल सोनी की है। हालांकि मोटरसाइकिल मिलने पर किसी जिम्मेदार अधिकारी का बयान सामने नहीं आया। पूछताछ में वो क्या चीज़ अभी खुलासे करते, जैसे अभी पता चला कि उसकी बाइक डीएम कंपाउंड में ही खड़ी हुई थी और उसने ये हम लोग को नॉलेज में था कि उसकी बाइक ख़राब है, क्योंकि जैसा कि इसके भांजे ने पहले बताया था कि मामा की बाइक ख़राब है और वो इस समय गाड़ी से आ रहे हैं, वाइट कलर की गाड़ी हुंडई की है। ये भी नहीं बताया कि कौन सी गाड़ी नंबर नहीं बताया इसने। तो हम लोग ने तो सर्च करके ये नगर निगम के कैमरों के थ्रू ही पता किया कि ये गाड़ी है और ये गाड़ी नंबर है इसका। न्याय के लिए तो सर लड़ ही रहे हैं हम लोग और प्रयास भी है कि न्याय हमको मिलना चाहिए। बस ये है कि हम फिर भी अपने एंड से प्रयास कर रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो। सीबीआई की जांच से और भी जो खुलासे हैं वो हो जाएंगे उसमें, कि मान लीजिए कोई चीज़ ये नहीं बता रहा है तो वो खुल के आएगी सामने कि कौन व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संगम तीरे आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को लेकर अब गूगल भी प्रभावित नजर आ रहा है। यही कारण है कि पहली बार अपनी पॉलिसी में बदलाव करते हुए गूगल नेविगेशन के लिए किसी अस्थायी शहर यानी कि महाकुंभ मेला क्षेत्र पर गूगल की नजर रहेगी। पहली बार महाकुंभ में गूगल नेविगेशन का इस्तेमाल होगा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की भव्यता को देखते हुए गूगल ने अपनी पॉलिसी बदली है। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला महाकुंभ शुरू होने वाला है। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। गूगल ने महाकुंभ में आने वाले विजिटरों को दी जाने वाली टेम्परेरी फैसिलिटीज को गूगल मैप से जोड़ने के लिए महाकुंभ मेला प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है। इससे महाकुंभ में अलग अलग जगह को तलाशने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने गूगल के इस कदम की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये गूगल की नीति में बदलाव को दिखाता है। आमतौर पर गूगल मैप सिर्फ परमानेंट जगहों को ही दिखाता है।
गूगल ने अपनी पॉलिसी को चेंज करके, क्योंकि वो टेम्प्रोरी सिटी का नेविगेशन मैप नहीं लेता है, तो उन्होंने इसकी मैग्नीट्यूड को देखा, इसमें जो श्रद्धालु आते हैं और इसके बृहद आयोजन के दृष्टिगत उसने अपनी पॉलिसी में चेंज करके एक MOU प्रस्तावित किया है मेला प्राधिकरण के साथ, और जिसकी मदद से जो अस्थायी शहर हमारा बनेगा महाकुंभ का, उसमें ये गूगल नेविगेशन की फैसिलिटी देंगे, जिसमें तमाम चीज़ों को लोकेट करा जाएगा, जैसे कि अखाड़े कहाँ पर बसे हैं, फूड कोर्ट्स कहाँ हैं, म्यूजियम जोन कहाँ है, घाट कौन सा है, पॉन्टून पुल में क्या है, कहाँ से किस तरफ से आना है, किस तरफ से जाना है, ये सब सारी लोकेशंस उसमें रहेंगे। मेला अधिकारियों के मुताबिक ये सर्विस नवंबर के आखिर या दिसंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। इसके बाद प्रयागराज आने वाले विजिटर गूगल मैप के जरिए महाकुंभ के अंदर घाटों, मठों, मंदिरों और जरूरी जगहों का पता लगा सकेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में आस्था के महापर्व छठ पूजा के दूसरे दिन लक्ष्मण घाट पर कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह और जिला अधिकारी लखनऊ सूर्यपाल गंगवाल। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 75 घाट के पॉइंट है जहां पर छठ पर्व मनाया जाएगा। सारे पॉइंटों पर सफाई व्यवस्था, लाइटिंग, वेरिकेटिंग करना, पानी की साफ हो, सब चीज़ों की व्यवस्था कर ली गई है। ये लखनऊ का मुख्य पॉइंट है। यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री कल शाम को आएंगे। छठ पर्व मनाने के लिए कम से कम 50,000 लोग यहाँ आएंगे। वहीं इस बार जीरो वेस्ट इवेंट बनाने की कोशिश की गई है। जितना भी कूड़ा जनरेट होगा उसको सेग्रीगेट करके यहीं डिस्पोज कर ऑफ कर देंगे। सब मिलके के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं, बाकी पानी, टॉयलेट, सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था यहाँ पे किया गया है। पिछले बार भी खराब नहीं थी, मगर हर साल कुछ नया करने का प्रयास है, तो सभी प्राधिकरण, नगर निगम, प्रशासन, पुलिस सब मिलके अच्छा तरीके से इस बार भी कोशिश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी द्वारा पांचाल घाट पर छठ पूजा की तैयारियों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा छठ पर्व पर पांचाल घाट पर लाइट की पर्याप्त व्यवस्था करने, बैकअप के लिए जनरेटर पूरे घाट को झालरों के द्वारा सजाने, नदी के किनारों पर वेरिकेटिंग करने, मेडिकल कैंप लगाने, एम्बुलेंस तैनात करने, तट का समतलीकरण कराने, साफ सफाई कराने, नाव नाविक व गोताखोरों की तैनाती करने व नदी में बोट द्वारा पेट्रोलिंग करने व पर्याप्त पुलिस व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां IGRS पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के उद्देश्य से औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे द्वारा मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी फर्रुखाबाद डॉक्टर वीके सिंह के नाम से संबोधित शिकायती प्रार्थना पत्र पर औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे द्वारा जिला जेल चौराहा फतेहगढ़ स्थित प्रतिमा मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे द्वारा फर्म से 10 प्रकार की औषधियों के क्रय एवं विक्रय अभिलेख तलब किए गए। फर्म संचालक द्वारा औषधि के विक्रय हेतु बीजक नियमित जारी नहीं किया जा रहा था। शेड्यूल H1 की औषधियों का रिकॉर्ड नियमित नहीं तैयार किया गया था, जिसके लिए फर्म संचालक को चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि फर्म संचालक को चेतावनी देते हुए 7 दिनों की मोहलत देकर कमियों का निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं के न्यूज के विशेष संवाददाता सतीश गुप्ता द्वारा निरीक्षण के बाद औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे से बात की गई, जिसमें IGRS पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के उद्देश्य से प्रतिमा मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण की उन्होंने जानकारी दी। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां रोडवेज बस अड्डे पर सदर विधायक सुनील दत्त द्विवेदी व प्रधान प्रबंधक संचालन अंकुर विकास ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के सभापति सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी के साथ बस अड्डे का जायजा लिया।
निरीक्षण के दौरान एआरएम कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो नहीं लगे होने पर विधायक ने नाराजगी जताई। साथ ही बस अड्डा परिसर में मंदिर के पास बने सार्वजनिक शौचालय को देखकर भी सदर विधायक का पारा चढ़ गया, जिसको उन्होंने तत्काल शिफ्ट कराने का आदेश दिया। सदर विधायक ने प्रधान प्रबंधक संचालक को बनारस, मथुरा, नैमिषारण्य, खाटू श्याम आदि धार्मिक स्थलों के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया। साथ ही लखनऊ के लिए जनपद से 2 बसों को नाकाफी बताते हुए सदर विधायक ने और नई बसें लखनऊ व कानपुर के लिए शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया। एआरएम द्वारा बस अड्डा परिसर में लगे तिरंगा झंडा की फाउंडेशन वॉल बनाने के लिए जगह नहीं देने पर नाराजगी भी जताई। तत्काल समन्वय बनाकर काम चालू करवाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं सभापति ने रोडवेज बस अड्डे पर तत्काल सरकारी कैंटीन को चालू करने के निर्देश दिए। सभापति सदर विधायक ने प्रधान प्रबंधक को जिले में छिबरामऊ, कायमगंज, नवाबगंज, आलागंज तक मिनी बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव दिया। रोडवेज व अनुबंधित बसों में पैनिक बटन के चालू नहीं होने के सवाल पर प्रधान प्रबंधक संचालक ने कहा कि शुभम यात्रा ऐप के चालू होते ही व्यवस्था शुरू हो जाएगी। प्रधान प्रबंधक संचालक अंकुर विकास ने कहा कि वह सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेशित करेंगे कि अभियान चलाकर बस अड्डे से 1 किलोमीटर परिधि में निजी वाहनों की सवारियां भरने पर रोक लगाएं। सदर विधायक ने एआरएम को तत्काल बस अड्डे पर पुलिस चौकी स्थापित करने हेतु जगह देने के लिए निर्देशित किया। अड़ंगेबाजी पर नाराजगी भी जताई। हम उसको ऐड ऑन करने वाले हैं। जो हमारा पैनिक बटन बसेस में इंस्टॉल हो रहे हैं वो 112 से हम उसको ऐड ऑन करने वाले हैं। जो शुभम यात्रा ऐप है जैसे गो लाइव होगा सब आपको क्लियर दिखेगा। बटन लगे कितने दिन और लगेंगे इसको ऐड ऑन? बस ये ऐड ऑन कंप्लीट होने वाला है, प्रोजेक्ट गो लाइव जल्दी आएगा। कितनी बसें BS6 की जितनी सारी बसेज हमारी नई आई सब में इंस्टॉल होकर ऑलरेडी आ रहा है और ये आराम से बता पाएंगे आपको। वो राशि गज के जो स्थापित हुआ था, तो चूंकि वो टोल है और ये बस स्टॉप है, तो ऐसा ना कोई बसें बैक हो रही हो, जा रही हो, तो उससे कहीं उसका टोल जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाए। इसके लिए एक सुरक्षा की दीवार मैंने प्रस्तावित की थी, तो उसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें आ रही थी। उस संबंध में आज जो हमारे साथ DM साहब आए हुए हैं, परिवहन विभाग के RM भी हैं, ARM भी हैं, इन सबसे विचार विमर्श हुआ है। DRDA के भी अधिकारीगण आए हुए हैं। तो कल संभवतः इसकी ये लोग अपना जूनियर इंजीनियर को बुलाकर उस पर नक्शा बना के और उसको प्रारंभ करा देंगे। परसों या नरसों के काम कर देंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उन्नाव में श्री राधा कृष्ण शांति सेवा संस्थान एवं RKG अभिनंदन परिवार के तत्वाधान में आगामी 7 दिवसीय श्री राम कथा एवं श्री सीता राम यज्ञ का आयोजन 7 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य समाज में सुख समृद्धि एवं शांति की स्थापना करना है। कार्यक्रम का आयोजन साकेत धाम श्री राम लीला मैदान में अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगा, जिसमें श्रद्धालु परम पूज्य कथावाचक ठाकुर देवकीनंदन महाराज की श्रीमुख से कथा का आनंद ले सकेंगे। सदर विधायक पंकज गुप्ता ने इस आयोजन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ये धार्मिक अनुष्ठान लोगों के जीवन में सकारात्मकता लाने का कार्य करेगा। उन्होंने उन्नाव के सभी नागरिकों से आग्रह किया कि वह अधिक से अधिक संख्या में कथा स्थल पर पहुंचे और कथा श्रवण करें और धर्म का लाभ प्राप्त करें। सदर विधायक ने कहा कि ये कथा हमारे समाज को प्रेम, सहिष्णुता और एकता के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक चेतना जागृत करना है और समाज में आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार करना है। समाज सेवी अमित गुप्ता आशु जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्होंने बताया कि यह आयोजन समाज को नैतिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाने का प्रयास है। इस कार्यक्रम के लिए कलश यात्रा 7 नवंबर को सुबह 9 बजे से प्रारंभ होगी और साय 3 बजे से कथा की शुरुआत होगी। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर आगरा से है, जहां जीआरपी ने स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस का कोच जलाने के आरोप में 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों अभियुक्त आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान जीआरपी के हाथ लगे। पुलिस ने उनके कब्जे से लैपटॉप व 20 जले हुए पैन कार्ड बरामद किए हैं। CO जीआरपी NH नकवी ने बताया कि पकड़े हुए अभियुक्तों ने ट्रेन से चोरी किए गए बैग से लैपटॉप आदि निकालने के बाद स्टेशन में खड़ी स्वर्ण शताब्दी ट्रेन के कोच स्थित टॉयलेट में बैग जलाया था, जिसके बाद कोच में आग लग गई। ये दिनांक 25/10/24 को यार्ड में गाड़ी जो है अहमदाबाद कैंट खड़ी हुई, इसमें आग लगने की सूचना पर जो है ये दिनांक 25/10/24 को
एक यार्ड में गाड़ी जो है अहमदाबाद कैंट एक खड़ी हुई थी, जिसमें आग लगने की सूचना पर जो है कार्रवाई की गई, इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एक आदमी अंदर जाने की और उससे निकलने की फुटेज प्राप्त हुई थी वहाँ पर। उसी आधार पे उस आदमी को हम लोगों ने सर्विलांस टेस्ट किया है। टेस्ट करके उस आदमी ने स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस से चोरी किया था उस बैग को। बैग ले जाके जो यार्ड में ट्रेन खड़ी थी उसमें उसने टॉयलेट में जो है उसको जो है उसमें से लैपटॉप और मोबाइल निकाल करके बाकी सामान और कपड़े वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर दिया और बाकी उसी लैपटॉप को बरामद किया गया। उस आदमी को हाँ बोगी मांग लगी थी, तो उसको टेस्ट करके उस आदमी उस लैपटॉप को जो है एक अंकित कुमार नाम के मोबाइल शॉप चलाता है उसको भेजा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर पुलिस ने एक महिला की हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया है। महिला के हत्यारे को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस भी हैरान रह गई। महिला की हत्या चाकू से गोद कर करने वाला कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही निकला। घटना से जुड़े एक सीसीटीवी वीडियो ने पुलिस को एक बड़ी मदद की और घटना के महज 24 घंटे के अंदर ही हत्या का खुलासा हो गया। गुड्डू ने पुलिस को बतलाया कि वह अपनी पत्नी रेखा के चाल चलन और गलत कृत्यों से बहुत परेशान हो चुका था। बार बार पत्नी द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करने से आहत था, जिसको लेकर आपस में कई बार दोनों के बीच मारपीट की घटना भी हुई थी, जिस वजह से गांव और रिश्तेदारों में बदनामी के साथ सम्मान को ठेस पहुंच रहा था। मैं मानसिक रूप से परेशान था। मैंने उसको जान से मारने का इरादा बनाया और समय का इंतजार किया। अक्सर दूसरी महिलाओं के साथ शौच जाने वाली मेरी पत्नी हत्या वाले दिन अकेले घर से शौच के लिए निकली थी, तभी उसकी हत्या कर दी। वहीं पे कराने की पूर्व में भी बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर पुलिस को सफलता मिली है। कुशीनगर पुलिस की स्वाट टीम, साइबर पुलिस और बिशुनपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी झारखंड के जामताड़ा गैंग के 5 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 बाइक और 115 फोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 30 लाख रुपए है, जिसमें आईफोन से लेकर कई महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कुशीनगर पुलिस को अहम सफलता मिली है। कुशीनगर पुलिस की स्वाट टीम, साइबर पुलिस और बिशुनपुरा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी झारखंड के जामताड़ा गैंग के 5 साथी अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 2 बाइक और 115 फोन बरामद किए गए हैं, जिसकी कुल कीमत 30 लाख रुपए, जिसमें आईफोन से लेकर कई महंगे मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस अभियुक्तों से पूछताछ कर रही है। जनपद कुशीनगर में साइबर गैंग एक उसको बस्ट किया गया है। साइबर क्रिमिनल का गैंग है ये। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये गैंग झारखंड, जामताड़ा, साहबगंज, बिहार इन एरिया का रहने वाला है। इनके पास से 115 मोबाइल फोन, अनुमानित कीमत 30 लाख रुपए की, वो बरामद किया है। ये गैंग जनपद कुशीनगर एवं आसपास के जिलों में एक्टिव था और ये लोगों के मोबाइल को चोरी करके उसके माध्यम से झारखंड, वेस्ट बंगाल में बैठे साइबर क्रिमिनलों की मदद से लोगों का पैसा वहां ट्रांसफर कराते थे विभिन्न अकाउंटों में, और साथ ही साथ इन मोबाइल, जो चोरी के मोबाइल है, उसमें यूपीआई वगैरह जनरेट करा के फोन पे, पेटीएम से पैसा ट्रांसफर कर लेते थे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।